सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना अपडेट्स की और छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना के कहर की। प्रदेश में 24 घंटे में 500 के पार नए मरीज सामने आए। राजधानी में 182 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 5 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। अब तक 109 लोगों की मौत हो चुकी है। तो प्रदेश में इसी के साथ पॉजिटिव मरीजों की संख्या 13,552 हो गई है। कोरोना के एक्टिव केसेस 3,935 हो गए हैं, जिसमें राजनांदगांव में 56, रायगढ़ में 41, दुर्ग में 29 नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी रायपुर सबसे ज्यादा प्रभावित है। 182 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अब प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 13,552 हो गई है और कोरोना के एक्टिव केस 3,935 है। राजनांदगांव में 56, रायगढ़ में 41, दुर्ग में 29 नए मरीज मिले हैं। विशेष संवाददाता मोहन तिवारी हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। मोहन, छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है और सबसे ज्यादा प्रभावित राजधानी रायपुर है। क्या कुछ अब यहाँ पे व्यवस्थाएं की जा रही है इस चेन को तोड़ने की, क्योंकि अब तो प्रदेश अनलॉक भी हो चुका है, ऐसे में लापरवाहियां और बढ़ेंगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ यहाँ पे एडवाइजरी जारी की गई है? बिल्कुल। देखिए, अब तक का जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो कल दर्ज किया गया और करीब 567 जो संक्रमित मरीज हैं वो कल पॉजिटिव पाए गए हैं। वजह इसकी ये भी है कि लगातार टेस्टिंग जो है वो छत्तीसगढ़ ने बढ़ाई है और 11,000 टेस्टिंग करने की अब क्षमता छत्तीसगढ़ पूरे प्रदेश में हासिल कर चुका है। नई लैब बनाई जा रही है और टेस्टिंग की फैसिलिटी बढ़ाई गई है। उस वजह से भी संक्रमित मरीजों को जो है वो ट्रेस किया जा रहा है। टेस्टिंग की भी जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए अलग से टीम जो है वो तैनात कर दी गई है और इसी का नतीजा है कि अब तक करीब 4 महीने में सबसे ज़्यादा आंकड़ा 567 का वो कल दर्ज किया गया है। कल देर रात जो आंकड़े जारी किए गए उसमें सबसे ज़्यादा जो मरीज हैं वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पाए गए और ये संख्या 182 तक पहुंच गई है। तो लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या जो है वो छत्तीसगढ़ में बढ़ती जा रही है। हालांकि जो फैसिलिटी है वो इस दौरान बढ़ाई गई है, टेस्टिंग भी बढ़ाई गई है और जो मरीजों को रखने की सुविधाएं हैं उसे भी अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ाया गया है। राजधानी रायपुर के अलावा जो अन्य जिला मुख्यालय है वहां पर भी अस्थायी रूप से कोविड हॉस्पिटल बना दिए गए हैं। लेकिन चिंता की बात यही है कि लगातार जो संक्रमण है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो व्यवस्थाएं हैं उसे बढ़ाने के बावजूद जो चेन है वो शायद अभी टूटी नहीं है और इसीलिए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और राजधानी रायपुर के लिए चिंता की बात यह है कि यहाँ पर प्रतिदिन 100 से अधिक मरीज मिल रहे हैं और कल ये जो आंकड़ा था वो 182 तक पहुँच गया था और जो मरीज की मौत हुई है उसमें भी रायपुर के मरीज ज़्यादा हैं। इसलिए यहाँ पर जो है वो चिंता बढ़ी है और ख़ासतौर पर VIP क्षेत्रों में जो है वो मरीजों की संख्या ज़्यादा मिलती जा रही है। राजभवन में हमने देखा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की पत्नी इसमें संक्रमित हो चुकी हैं। इसी तरीके से मंत्रियों के बंगले में भी कई संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ ये आंकड़ा 18 तक पहुँच गया है कि उनके यहाँ जो कर्मचारी हैं वो संक्रमित हैं। तो चिंता की बात सबके लिए बनी हुई है। जी बिल्कुल मोहन, और आम से लेकर खास तक ये पूरा संक्रमण पहुंच रहा है। पूर्व CM रमन सिंह की पत्नी भी कोरोना से संक्रमित पाई गई हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि इतनी सुरक्षा के बावजूद भी अगर ये संक्रमण उन तक पहुंच रहा है तो आम इंसान अगर लापरवाही बरतेगा तो उसके पास तो ये संक्रमण पहले ही आएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि सतर्क और सावधान रहे। राजधानी में 182 एक दिन में अगर ये आंकड़ा मिलता है तो अंदाजा लगाइए कि अगर ये आंकड़ा इसी रफ्तार से बढ़ा तो क्या हालत होगी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने यह भी कहा है कि टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है, इसी के साथ ये मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन बहुत जरूरी है इस वक्त सावधानी बरतना, क्योंकि प्रदेश अब अनलॉक हो चुका है। ऐसे में असावधानियां ज्यादा देखने को मिल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि आम से लेकर खास तक सभी इस संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ की पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की पत्नी वीणा सिंह कोरोना से संक्रमित मिली हैं। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उन्होंने ये जानकारी खुद रमन सिंह ने ट्विटर हैंडल के माध्यम से दी है। रमन सिंह ने लिखा कि मेरी धर्मपत्नी वीणा सिंह की कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्हें डॉक्टर्स की सलाह पर हॉस्पिटल में भर्ती कर रहे हैं। उन्होंने संपर्क में आए सभी लोगों को टेस्ट कराने की सलाह दी है। रमन सिंह खुद आइसोलेट हो गए हैं। तो ये पूर्व सीएम रमन सिंह का आपको ट्वीट दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरी पत्नी वीणा सिंह की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जो उनके संपर्क में आया है वो क्वारंटाइन हो जाए और मैं खुद आइसोलेट हो रहा हूं। वहीं सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट भी सामने आया। रमन सिंह की पत्नी वीणा सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही भूपेश बघेल ने रमन सिंह से फोन पर बातचीत की। सीएम ने अस्पताल प्रबंधन से भी बात कर रमन सिंह की पत्नी वीणा सिंह के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। वहीं रायगढ़ के सारमगढ़ ब्लॉक में तेजी से बढ़े कोरोना संक्रमण ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। सारमगढ़ का खैरा गांव कोरोना हब से तब्दील हो गया है। सारमगढ़ पुलिस थाने में भी कोरोना पहुंच चुका है। यहां एक साथ 5 सिपाहियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके चलते पूरे थाने को सील कर दिया गया है। शहर के 2 वार्डों को कंटेनमेंट पहले ही घोषित किया जा चुका है। बताया जा रहा है खैरा गाँव में कई परिवार प्रवासी मजदूर हैं और कमाने के लिए बाहर आते जाते हैं। आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ने से सारमगढ़ लौटे थे, जिसके चलते कोरोना फैला है। तो बेकाबू होता कोरोना, लगातार इसकी रफ्तार तेज होती जा रही है और अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसकी पकड़ मजबूत हो गई है। खबर अब रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में महापौर और अध्यक्षों के अधिकारियों में कटौती की गई। राज्य सरकार ने नियमों में आंशिक बदलाव किया है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में कटौती लागू होगी। सब्सिडी जारी करने का अधिकार आयुक्तों को दिया जाएगा। लोगों को सब्सिडी जारी नहीं कर पाएंगे अब महापौर। श्री संवाददाता मोहन तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। मोहन, आप कुछ बदलाव किया गया है नियमों में, आंशिक बदलाव इसे कहा जा रहा है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में अब कटौती लागू होगी। क्या पूरी जानकारी है इस पूरे मामले में? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो महापौर और नगर निगम के जो अध्यक्ष होते हैं, उनको सरकार के द्वारा जारी किए गई सब्सिडी देने का हितग्राहियों को अधिकार होता है। तो वो सब्सिडी जारी करने का जो अधिकार जनप्रतिनिधियों का था, जिसमें महापौर और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष शामिल थे, उस अधिकार को अब आयुक्तों को ट्रांसफर किया जा रहा है। वजह ये बताई जा रही है कि महापौर जनप्रतिनिधि होने के नाते ज्यादातर दौरे और कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में हितग्राहियों को जारी की जाने वाली जो फाइलें हैं वो उनके पास जाम हो जाती है और हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए एक सुविधा के अनुसार आंशिक रूप से अधिकारों में कटौती करते हुए ये अधिकार आयुक्तों को दिए गए हैं, ताकि आयुक्त सीधे तौर पर जो हितग्राही है, जिसे पैसे की जरूरत है या अन्य सुविधाओं की जरूरत है, उसकी फाइल को मूव कर सके और हितग्राहियों को लाभ पहुंचे। तो जो अधिकार अब तक महापौर और अध्यक्षों के पास था, अब उसे कटौती कर घटा दिया गया है और ये अधिकार आयुक्तों को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तो एक आंशिक बदलाव हुआ है, लेकिन ये एक अधिकारों में कटौती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो अधिकार अब तक महापौर के पास थे, उनमें कटौती की गई है। आयुक्तों को ये सीधा अधिकार दिया गया है। तो लोगों को सब्सिडी अब महापौर जारी नहीं कर सकेंगे। वहीं खबर अब रायपुर से, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का छत्तीसगढ़ दौरा है। 15 से 16 अगस्त के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मोहन भागवत से छत्तीसगढ़ और महाकौशल प्रांत के पदाधिकारियों के साथ इस दौरान उनकी मुलाकात होगी। 16 अगस्त को छत्तीसगढ़ महाकौशल प्रांत की बैठक होने वाली है। छत्तीसगढ़ में संघ की आगामी रणनीति पर चर्चा होगी। बीजेपी को संगठनात्मक रूप से मजबूती देने पर बातचीत होगी। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत का रायपुर दौरा, 15 से 16 अगस्त के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मोहन भागवत
और 16 अगस्त को छत्तीसगढ़ और महाकौशल प्रांत की बैठक होगी। छत्तीसगढ़ में संघ की आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी और इसके साथ ही बीजेपी को संगठनात्मक रूप से मजबूती देने पर भी बातचीत होगी। वहीं मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस छत्तीसगढ़ से जीत की गुर सीखकर मैदान में उतरेगी। वहीं छत्तीसगढ़ के बूथ मैनेजमेंट और कार्यकर्ता प्रशिक्षण को मध्य प्रदेश में अपनाने की तैयारी है। इसके लिए छत्तीसगढ़ के प्रशिक्षकों को मध्य प्रदेश बुलाया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला मध्य प्रदेश में नेताओं को ट्रेंड करेगी। देखिए इस रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस को सत्ता में शानदार वापसी कराने वाली टीम अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को उपचुनाव के लिए तैयार करेगी। छत्तीसगढ़ में जीत का फॉर्मूला अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी अपनाया जाएगा। इसके लिए कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट का पाठ पढ़ाने वाली छत्तीसगढ़ की टीम मध्य प्रदेश जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला, विनोद वर्मा, सुरेंद्र शर्मा और राजेश तिवारी जैसे दिग्गज कांग्रेस नेताओं को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। यही टीम आलाकमान के निर्देश पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चुनाव के गुर सिखाने का काम करेगी। इसके पहले कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ के फॉर्मूले को अपना चुकी है। कांग्रेस को अगर कार्यकर्ता में उत्साह जगाना है, कार्यकर्ता के मन में जो एक, छत्तीसगढ़ में तो अब सरकार बन गई, यहाँ का विषय नहीं है, पर बाकी जहाँ सरकारें नहीं हैं या हैं भी, एक जो ऊहापोह की स्थिति है कार्यकर्ता के, कांग्रेस के कार्यकर्ता के मन में, ये प्रशिक्षण वर्ग उस ऊहापोह से कार्यकर्ता को दूर करता है। और अगर ये पूरे देश में ये प्रशिक्षण वर्ग का मॉडल चल जाए तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। एमपी में कांग्रेस के प्रशिक्षण विभाग के साथ मिलकर शुरू होने वाला ये ट्रेनिंग कार्यक्रम 20 अगस्त के बाद शुरू होगा, जो करीब 1 महीने तक चलेगा। हर उस विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को ट्रेन किया जाएगा जहां उपचुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ के चारों प्रशिक्षक एमपी जाएंगे और पार्टी की रीति नीति, बीजेपी की कार्यशैली और बूथ मैनेजमेंट के गुर सिखाएंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ के प्रशिक्षण दल की सेवाएं लेना चाहती है, ऐसा समाचार माध्यमों के से मुझको जानकारी मिली है। तो निश्चित रूप से अगर हमारे नेता आदरणीय भूपेश बघेल जी निर्देश देते हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम अनुमति देते हैं, तो हमारी सेवाएं पार्टी के सेवा के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए, विचारधाराओं के प्रचार प्रसार के लिए, इसके लिए सदैव उपलब्ध हैं। और हम लोग निश्चित रूप से चाहेंगे जिस तरह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी मजबूत है, उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। मध्य प्रदेश की सीटों पर होने वाला उपचुनाव न केवल मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व भी इस पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। यहाँ हार और जीत प्रतिष्ठा के साथ सत्ता में वापसी की इबारत भी लिखेगी। ऐसे में छत्तीसगढ़ कांग्रेस का फॉर्मूला यहाँ अपनाया जाएगा ताकि मध्य प्रदेश में कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ की तरह वापसी के लिए जोश के साथ मैदान में उतर सके। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। आगे बढ़ते हैं, बात झीरम कांड की करते हैं कि क्या झीरम कांड केवल नक्सली वारदात थी या फिर झीरम कांड किसी राजनीतिक साजिश का हिस्सा था। उम्मीद है कि अब ये राज खुलेगा क्योंकि एनआईए कोर्ट ने झीरम कांड की साजिश वाले पक्ष की जांच को मंजूरी दी है। झीरम कांड में शहीद हुए कांग्रेस नेता उदय मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार ने ये रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। हालांकि अब इस मसले पर सियासत भी हो रही है। तो कैसे खुला जांच का रास्ता, देखिए आपको बता दें कि आखिरकार कैसे एनआईए से अलग जांच का रास्ता खुला है। 26 मई 2020 को जितेंद्र मुदलियार ने अपने पिता उदय मुदलियार की हत्या को राजनीतिक साजिश बताते हुए दरभा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। राज्य सरकार इस मामले में जांच करती, उससे पहले मामला कोर्ट में चला गया। अब एनआईए कोर्ट में लंबी बहस के बाद कोर्ट ने एसआईटी को जांच करने के निर्देश दे दिए, जबकि एनआईए ने इस मामले में आपत्ति भी दर्ज की थी। अब कांग्रेस नेता कोर्ट के फैसले से उत्साहित हैं। कोर्ट के इस फैसले से झीरम कांड की जांच की दिशा भी बदलेगी, मगर बीजेपी का आरोप है कि 7 साल बाद कोई सबूत है तो दिखाना चाहिए।
हम सब पीड़ित परिवार चाहते थे कि उसकी जांच SIT करे, छत्तीसगढ़ पुलिस करे, और उस पर कल माननीय न्यायालय में NIA की जीरम के मामले में जांच को, षड्यंत्र की जांच को बाधित किया जा रहा है। भाजपा की राज्य सरकार ने विधानसभा से CBI जांच का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन CBI जांच को भी केंद्र सरकार के स्तर पर, केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, NIA और CBI के स्तर पर बाधित कर दिया गया। हम राज्य की SIT से जांच जारी रखने के अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। अदालत के इस फैसले से जीरम के मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी, जीरम के षड्यंत्रकारियों के नाम सामने आ सकेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। वहीं बिलासपुर में अरपा नदी के शिव और पचरी घाट में बैरेज निर्माण को लेकर सरकार ने हरी झंडी दे दी है। सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद अरपा नदी के संरक्षण और संवर्धन की कवायद तेज हो गई है। नदी में 12 महीने पानी रहे, इसके लिए सरकार ने नदी में 2 बैराज बनाने के लिए 99 करोड़ का फंड जारी कर दिया है। दरअसल अरपा नदी का संरक्षण संवर्धन सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। सरकार बनने के बाद सीएम ने खास तौर पर इसके लिए योजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए थे। बिलासपुर के लोगों की भी लंबे समय से ये मांग रही थी कि अरपा का संरक्षण और संवर्धन हो। इसके तहत शिव और पचरी घाट में 2 बैराज का निर्माण किया जाएगा। लगभग 100 करोड़ के 2 बैराज हैं बिलासपुर विधानसभा में बनेंगे, जो एक पचरी घाट में बनेगा और दूसरा शिव घाट में बनेगा। इसमें लगभग 1.2 MCM और 2.1 MCM पानी रहेगा और ये पानी उसमें हमेशा 12 महीने बना रहेगा। इससे बिलासपुर की सुंदरता बढ़ेगी, अरपा नदी की सुंदरता बढ़ेगी, अरपा नदी में पानी रहेगा, बिलासपुर का जल स्तर बढ़ेगा और एक अच्छा जल का संरक्षण करने का काम जो सरकार हमारी है उसको लेकर कर रही है। वहीं बलरामपुर में ग्रामीणों को पीडीएस से सड़ा चावल बांटा जा रहा है। चावल में कीड़े पड़ चुके हैं, किसी भी लिहाज से ये चावल खाने लायक नहीं है, फिर भी ग्रामीण इसे लेने को मजबूर हैं। मामला वाड्रफनगर विकास खंड का है। बताया जा रहा है कि वेयरहाउस में रखा करीब 16,000 बोरी चावल खराब हो चुका है। अब आशंका है कि इसे पीडीएस के जरिए ठिकाने लगाने की साजिश रची जा रही है। राशन दुकान संचालक का कहना है कि जो चावल खराब है उसे वापस भेजा जाएगा। वहीं जिला खाद्य अधिकारी ने मामले की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। तो वाड्रफनगर का ये मामला, पीडीएस से सड़ा चावल मिला है और ग्रामीण इसे लेने को मजबूर है, लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच एक बार होगी। वहीं मनेंद्रगढ़ से लगने वाले साप्ताहिक बाजार को लेकर एक राय नहीं बन पा रही है, जिससे नाराज व्यापारियों ने नगरपालिका कार्यालय में पहुंचकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष, CMO समेत कई पार्षद पहुंचे। सभी ने सब्जी व्यापारियों की बात सुनकर अपनी बात रखी, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। बता दें कि कोरोना के चलते कलेक्टर ने साप्ताहिक बाजार शहर से बाहर रखने के लिए आदेश जारी किया है और जहां हाट बाजार के व्यापारी जाना नहीं चाहते। खबर अब सुकमा से मिल रही है, जहां पुलिस जवानों ने वीडियो जारी किया है। कल मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर हुए थे, उसका वीडियो जारी किया है। वीडियो में नक्सलियों का शव ले जाते हुए ये जवान दिख रहे हैं। बुधवार को जगरगुंडा क्षेत्र में पुलिस नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई थी और अब पुलिस जवानों ने इसका वीडियो जारी किया है, जिसमें 4 नक्सली ढेर हुए हैं और उनके शवों को ले जाते हुए जवान दिख रहे हैं। कल नक्सलियों और पुलिस जवानों के बीच में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें जवानों को ये सफलता हाथ लगी। कई नक्सली सामग्री भी इस दौरान बरामद की गई और अब ये वीडियो जारी किया है जवानों ने, जिसमें 4 नक्सली ढेर हुए हैं और इन नक्सलियों के शव को ले जाते हुए ये जवान दिख रहे हैं। ज्यादा अपडेट के लिए संवाददाता शेख मकबूल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शेख, हम वीडियो देख रहे हैं जिसमें नक्सलियों के शव को जवान लेके जा रहे हैं, और क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? जैसा मैं बताता हूँ कि ये कल सुबह की घटना थी, जो जगरगुंडा एक घटना हुई थी, जहाँ पर नक्सली और 4 नक्सलियों को मार गिराया था। पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी मिली थी और उसके बाद 100 को बरामद कर लिया गया था, लेकिन
भारी बारिश होने की वजह से इस क्षेत्र में नदी नाला नुकसान हो है और वो उसी क्षेत्र कल जवानों ने चारों नक्सलियों को तोड़ करके नफाल और नफाल करीबन कल शेख, आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं मिल पा रही कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। लगातार आपसे अपडेट्स लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए। तो पुलिस जवानों को यहाँ पे बड़ी कामयाबी हाथ लगी, नक्सलियों को ढेर किया गया। 4 नक्सलियों के जो शव हैं उनको अब ले जाते हुए ये जवान दिख रहे हैं। तो बुधवार को झकरकुंडा क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई। खबर अब जगदलपुर से है, जहां एक कोरोना पॉजिटिव मरीज का शव 3 दिन तक 2 गज जमीन के लिए तरसता रहा। लौंडीगुडा के रहने वाले युवक की कोरोना से मौत हो गई। शव दफनाने का जिम्मा जिला प्रशासन के पास था। अब जिला प्रशासन ने 2 अलग-अलग गांव में अंतिम संस्कार के लिए जगह चिन्हित की, लेकिन गांव वालों के विरोध के चलते शव का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। 3 दिन तक शव अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करता रहा और आखिर में प्रशासन ने उस जगह अंतिम संस्कार किया जहां लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया जाता है। पूरी एहतियात के साथ जेसीबी से गड्ढा खोदकर शव को दफनाया गया है। वहीं अंबिकापुर में एक पिता ने अपने जिगर के टुकड़े को बेड़ियों में कैद कर रखा है। जी हां, बीते कुछ महीनों में आपको बता दें कि सुब्रन यादव ने अपने बेटों के पैरों में बेड़ियां बांध रखी हैं। परिवार वालों का कहना है कि उसकी बेड़ियां खोलने के बाद वो अजीब हरकतें करने लग जाता है और किसी पर भी हमला कर देता है। 21 साल के विष्णु यादव के इलाज के लिए परिजन कई बार जिला अस्पताल से लेकर निजी अस्पताल तक चक्कर काट चुके हैं, लेकिन इलाज नहीं मिल सका है। इसलिए परिवार वाले युवक के पैरों में बेड़ियां बांधकर छोड़ देते हैं। विष्णु यादव की इस हालत से पिता काफी परेशान रहते हैं। युवक की हालत की वजह से उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर जा चुकी है। परिवार को युवक के इलाज की चिंता सता रही है कि कब उनका बेटा ठीक होगा। लगा है, उसको लगा दिए हैं, इस टाइप से करते हैं, लगा दिए हैं, कुछ कर दिए हैं। अरे जहाँ जंजीर में बांध के रखते हैं कि अगर ज़्यादा नहीं बांधे तो ज़्यादा बहुत दूर दूर निकल जाता है। उसको खोजने पर रात में निकल जाएगा, 2 बजे 3 बजे जब चाहे जब निकल जाता है। रात में जितना पाएगा उतना बजे रात भर गोल हो जाता है। अगर नहीं बांधे तो मारता पीटता भी था रात में। मिशन हॉस्पिटल में कराया, बड़ा उसमें करवाया, मिशन में बड़ा हॉस्पिटल में। और एक बार सबसे पहले एक बार रांची ले गया तो उस टाइम तो दूसरा था कि क्या, उसको समझ में नहीं आया।